बानसूर महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में बीए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज जो हम राजनीति जो विज्ञान विषय में प्रथम जो आपका पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है कार्ल मार्क्स का। इस कार्ल मार्क्स में आप विद्यार्थियों को पूर्व की जो कक्षा में जो प्रथम तो कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय का अपन अध्ययन किया है, जिसमें आप विद्यार्थियों को इसका जन्म, उसके बाद इसका जो पालन पोषण, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा और कार्ल मार्क्स विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां, समस्याएं थी, उनका सामना करना पड़ा और इन सभी परिस्थितियों का उत्साहपूर्वक सामना करते हुए ये अपने जीवन में उच्च स्तर की शिक्षाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये परिवार के सदस्यों को एक पौष्टिक आहार से युक्त भोजन न करा पाने के कारण इनके परिवार के जो विभिन्न सदस्य थे वो विभिन्न प्रकार की कुपोषण बीमारियों से ग्रसित होने से इनकी पत्नी का जो देहांत हुआ कैंसर की बीमारी से, जो आपको समझाया गया 1881 में, और इसके शव को लंदन के अंतर्गत एक हाईगेट कब्रिस्तान है वहां पर दफनाया गया था। और पत्नी के मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है और उसी आधार पर इसका संपूर्ण जो जीवन लीला है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक यहाँ पर आप विद्यार्थी इसकी मृत्यु को लेकर के एक विचारक है जो अपना कथन लिखता है और उस विचारक का नाम एंगल्स है। उन्होंने क्या लिखा कि सर्वहारा संघर्ष के वर्ग को एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसको लेकर कहा कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु को लेकर कहा था, जिसके दुख की संवेदना में अपना एक विचार आगे लिखता है कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई है और वह भी हमारे युग के एक महानतम रत्न में से। उसके बाद आप विद्यार्थियों को दूसरा जो टॉपिक करवाया गया था वो है कार्ल मार्क्स की रचनाएं। रचनाओं का मतलब आप विद्यार्थियों को मैंने 4 शब्द यहाँ पर बताए थे, जिसमें पुस्तक भी आप कह सकते हो, कृतियां भी आप विद्यार्थी कह सकते हो और इनको आप ग्रंथ भी कह सकते हो, जिसमें आप विद्यार्थियों को काफी जो रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है वो भी मैं आप विद्यार्थियों को समझाया था। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूं, आप विद्यार्थी ध्यान से इनको सुने और इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट टाइप में सेमेस्टर में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम सेमेस्टर में, जैसे दे दे कि निम्न में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स द्वारा रचित है। तो 4 ऑप्शन में आप विद्यार्थी जो 15 रचनाएं जो मैंने आप विद्यार्थियों को समझाई थी पूर्व के कक्षा में, उनको आप विद्यार्थी ध्यान रखना, उन्हीं के आधार पे आपको ये क्वेश्चन करना है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम पहली रचना आपको समझाया था, कार्ल मार्क्स की जो पहली रचना है उसका है कि पवित्र परिवार। 2 नंबर जो रचना है उसका नाम है दास कैपिटल। 3 नंबर जो रचना आती है उसका नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र, इसको अपन अंग्रेजी में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी बोलते हैं। उसके बाद 4 नंबर जो रचना लिखी गई है उसका नाम है फ्रांस का गृह युद्ध, जिसको अपन अंग्रेजी में द सिविल वार इन फ्रांस भी बोलते हैं। इसको आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रचना आती है न्यूयॉर्क ट्रिब्यून है। उसके बाद राइनिंग जैतुंग आप विद्यार्थियों को समझाया गया है। उसके बाद है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस है, ऑन द जेवाइस क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आप विद्यार्थी ध्यान रखना राजनीतिक आर्थिक विवेचना है, मूल्य कीमत व लाभ है, गोथा कार्यक्रम की आलोचना है। तो ये विभिन्न रचनाएं जो आप विद्यार्थियों को समझाया गया था पूर्व की कक्षाओं में, इनको आप विद्यार्थी ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे जो आपको पूर्व में पढ़ाया गया है, का नाम है कार्ल मार्क्स का नारा, जिसको अपन लक्ष्य बोल सकते हैं।
उद्देश्य बोल सकते हैं, ध्येय बोल सकते हैं। तो आपको समझाया था मैंने कि आपको किस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स का जो नारा है, जो लक्ष्य है, वो आप विद्यार्थियों को किस प्रकार से समझाना है एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स से पूर्व, पूर्व का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बताना होगा कि समाज में जो कितने वर्ग थे कार्ल मार्क्स के समय समाज में। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स के समय समाज में दो वर्ग थे। एक वर्ग का नाम क्या था? पूंजीपति वर्ग। और एक वर्ग का क्या नाम था? मजदूर वर्ग था। तो कार्ल मार्क्स इस पूंजीपति वर्ग के द्वारा इस मजदूर वर्ग का क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, दमन किया जा रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने ये देखा कि भाई अगर पूंजीपति वर्ग ऐसे ही अत्याचार करता रहा, शोषण करता रहा, तो एक दिन इस मजदूर वर्ग का समाज में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो इस पतन से इन मजदूर वर्ग को बचाने, कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग में इस पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, इनमें जोश भरने के लिए एक नारा दिया था। और नारे का नाम क्या है? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए पैर की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए संपूर्ण संसार है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो नारे के शब्द हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए पैर की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए संपूर्ण संसार पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के ये जो विचार है कार्ल मार्क्स ने, वो किससे ग्रहण किया था? कार्ल सैपर नामक व्यक्ति था, उसे ग्रहण करता है। उसके बाद आप विद्यार्थियों को कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, जिसमें आपको समझाया गया था कि कार्ल मार्क्स से पूर्व विभिन्न विचारक थे, जिसमें नंबर अब इसमें आप विद्यार्थी देखें कि इसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो इसमें आपको समझाया गया था कि भाई कार्ल मार्क्स से पहले समाजवादी जो विचारक आए, जिनमें रॉबर्ट ओवेन था, सेंट साइमन था, चार्ल्स फूरियर था, लुई ब्लास था, प्रोधो था, ये भी विचारक आए थे, जिन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए थे। जिसमें अपन सबसे पहले आपको रॉबर्ट ओवेन का कथन मैंने समझाया था। तो रॉबर्ट ओवेन ने क्या कथन दिया था कि नई जो औद्योगिक व्यवस्था है, वो प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय अगर सहयोगात्मक होगी, तो हमारा समाज उन्नति की ओर जा सकता है, प्रगति की ओर बढ़ सकता है। उसी आधार को लेकर के सेंट जो साइमन था, जो विचारक, उन्होंने क्या लिखा कि हमारे समाज के वर्गों के बीच जब तक संघर्ष नहीं होगा, तब तक हमारा समाज क्या नहीं करेगा? विकास नहीं करेगा। इसलिए सेंट साइमन वर्ग संघर्ष से समाज का परिवर्तन चाहता है, अर्थात समाज का विकास चाहता है। उसके बाद चार्ल्स फूरियर ने अपने कोई विचार नहीं दिए समाज के विकास को लेकर के। उसके बाद आता है सेंट साइमन। सेंट साइमन ने अपनी, जो आपको समझा दिया, प्रोधो आता है। तो प्रोधो अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का नाम है व्हाट इज प्रॉपर्टी, जिसमें निजी संपत्ति को चोरी की संपत्ति कहता है। अर्थात वो क्या कहता है कि समाज में जब तक हम निजी संपत्ति का पूर्ण रूप से अंत नहीं कर देंगे, तब तक हमारा समाज उन्नति की ओर, प्रगति की ओर या गति नहीं ले सकता है। इसी आधार को लेकर के आप विद्यार्थी ध्यान रखना,
अब ये आगे विचारक क्या कहते हैं कि समाज में जो आर्थिक विषमता फैली हुई है, अर्थात धन को लेकर जो भेदभाव फैला हुआ है, वो तब ही दूर हो सकता है जब समाज में धन का न्यायोचित क्या होगा, वितरण होगा या बंटवारा होगा, तो हमारे समाज को हम उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। जिसके आधार पे यहाँ पर आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, आगे इस स्थिति को लेकर के इन सभी जो विचारकों को कार्ल मार्क्स एक नाम देता है, काल्पनिक समाजवादी कहता है, जो आपको समझाया था, क्योंकि इन्होंने कल्पनाएं की थी समाज के उत्थान को लेकर के, लेकिन ये विद्वान इस बात को लेकर के क्या होते हैं, असफल होते हैं। इनके असफलता में एक विचारक आपको बताया था जिसका नाम है वेपर। वेपर ने क्या कोटेशन दिया कि इन्होंने एक सुंदर गुलाब का सपना अवश्य देखा है, लेकिन उस गुलाब के पौधे को उगाने के लिए एक अच्छी जमीन को तैयार नहीं किया है। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने केवल समाज का उत्थान किया, प्रगति किया, बल्कि उसके उत्थान और विकास के लिए वैज्ञानिक तकनीक से युक्त नियमों की खोज की, जिसके कारण कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद आप विद्यार्थियों को इसके सिद्धांत समझाए गए, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को आपको विभाजित करके बताया, 4 सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला सिद्धांत आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब यहाँ पर आप विद्यार्थियों को तीसरा जो सिद्धांत, आपको वैसे नाम बता देता हूं, उसके बाद अपन प्रत्येक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, और लास्ट आर्थिक ऐतिहासिक सिद्धांत है, या आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत भी आप विद्यार्थी कह सकते हो, या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का नाम भी आप दे सकते हो। जिसमें अपन पहले सिद्धांत का अध्ययन किया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अपन सबसे पहले इसका अर्थ समझाया विद्यार्थियों को, उसके बाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचनाएं समझाई, जिसमें पहली आलोचना विद्यार्थियों को बताया है कि श्रम उत्पादन मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं होता है। 2 नंबर आलोचना आपको बताया कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य का लाभ नहीं है। 3 नंबर आलोचना आपको समझाई गई कि मानसिक श्रम या बुद्धि के श्रम की क्या की गई है, उपेक्षा या अवहेलना की गई है। और 4 नंबर जो यहाँ पर जो आलोचना आती है कि कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो कैसा है, विरोधाभासी सिद्धांत है। इस आधार को समझाया। उसके बाद आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है। कार्ल मार्क्स का कौन सा सिद्धांत आता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है। अब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में अपन सबसे पहले इसका क्या जानेंगे, अर्थ जानेंगे, और फिर उसके बाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अपन आलोचनाएं देखेंगे। और आप विद्यार्थी देखें, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया गया पहला जो सिद्धांत आता है उसका नाम है, इसमें अपन सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि भाई वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। तो यहां पर आप विद्यार्थी ध्यान रखना कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, आर्थिक ऐतिहासिक सिद्धांत और मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक ऐतिहासिक और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से जिस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई उस सिद्धांत को अपन किस नाम से जानेंगे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोलेंगे। उसके बाद आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने एक विचारक है जिसका नाम है ऑगस्टीन थियरे, जिसको आप विद्यार्थी थोरे भी बोल सकते हो।
ये नाम है जिस व्यक्ति से ये क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, इसको ग्रहण करता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, ये कि दो प्रतिद्वंदी प्रारंभ होता है, जिसमें एक वर्ग जो है वो समाज में कौन सा है, पूंजीपति वर्ग है। एक वर्ग जो है वो समाज में कौन सा है, पूंजीपति वर्ग है। और एक वर्ग जो है वो कौन सा है, मजदूर वर्ग है। इनके बीच इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को लेकर के समझाता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स वर्ग का अलग अर्थ समझाता है और संघर्ष का अलग अर्थ समझाता है। इसको अपन देखें किस प्रकार से है। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में ध्यान रखें। अब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में सबसे पहले आप विद्यार्थी उसके बाद आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, 2 नंबर जो आता है वो है संघर्ष का। अर्थ देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स वर्ग का अर्थ समझाता है कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनका उत्पादन की एक विशेष प्रक्रिया से अपना क्या होता है, संबंध होता है। और जिनके सामान्य जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, किसान है, मजदूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, सिविल कर्मचारी बोल सकते हो। ये वर्गों का एक समूह है और इनके उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से अपना क्या होता है, संबंध होता है। और जिनके आर्थिक हित सामान्यतः क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसे वर्ग का जो समूह है व्यक्तियों का, उसको कार्ल मार्क्स क्या कहता है, वर्ग कहता है। ये आपको उदाहरण दिया है, इनको आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। अब संघर्ष का अर्थ देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आप विद्यार्थियों को इस संघर्ष शब्द को देखकर ऐसा लगता है कि भाई इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कोई संघर्ष हुआ होगा, कोई क्रांतियां हुई होगी। लेकिन इसके अर्थ को कार्ल मार्क्स विपरीत शब्दों को लेकर के समझाता है। और क्या कहता है, इसके अर्थ को आप सुने सभी विद्यार्थी, कि संघर्ष का तात्पर्य कार्ल मार्क्स लड़ाई और क्रांतियों से नहीं लेता है, बल्कि क्या कहता है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य पाया जाता है जो अपनी भावनाओं से समाज में क्या होता है, असंतुष्ट होता है। अपनी असंतुष्ट की भावनाओं को वह व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से उन भावनाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित का मतलब क्या है, रक्त, जिसमें वो भावनाएं हैं, जैसे हड़ताल है, ताले बंदी है, नारेबाजी है, जुलूस है, अनशन है। इन सब का क्या लेता है, सहारा लेता है। इन सब का क्या लेता है, सहारा लेता है। और अपनी असंतुष्ट की भावनाओं को इनके माध्यम से प्रदर्शित करता है। अगर उसकी इन असंतुष्ट की भावनाओं का समाधान नहीं किया जाता है तो वे उसकी भावनाएं हैं वो किसमें बदल जाती है। यही संघर्ष का क्या लेता है, अर्थ लेता है। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अर्थ ध्यान रखना। अब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अपन यहाँ पर आलोचनाएं देखेंगे। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाओं में आप देखें किस प्रकार से है। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में यहाँ पर अपन आलोचना देखेंगे तो किस प्रकार से है। अब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की पहली आलोचना यहाँ पर दी गई है कि मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है।
मानव इतिहास किसका इतिहास नहीं है? संघर्ष का इतिहास नहीं है। अब किस प्रकार से लिखा गया है कि मानव का इतिहास कैसे संघर्ष का इतिहास नहीं होता है? तो यहाँ पर लिखा है कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो संघर्ष पर अत्यधिक क्या देता है? अपना बल देता है या जोर देता है, जिसके कारण वह क्या मानता है कि अब तक के समाज का जो इतिहास रहा है, अब तक के समाज का जो इतिहास रहा है वो केवल किसका इतिहास रहा है? संघर्षों का इतिहास रहा है। किसका इतिहास रहा है? संघर्षों का इतिहास रहा है। लेकिन आलोचक यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस विचार को एक पक्षीय मानते हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो ये विचार दिया गया उसको कैसा मानते हैं? एक पक्षीय मानते हैं। और क्या कहते हैं कि मानव समाज में संघर्ष के साथ साथ उसमें कौन सी भावनाएं पाई जाती है या कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। और आपसी जो सहयोग की भावनाएं है उसी के आधार पे मानव या हमारा समाज किसकी ओर जा सकता है? उत्थान की ओर जा सकता है, प्रगति की ओर जा सकता है। लेकिन कार्ल मार्क्स इस बात को स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण सिद्धांत की यह आलोचना होती है। उसके बाद जो आलोचना आती है कि वर्ग की अस्पष्ट और दोषपूर्ण क्या थी? परिभाषा थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग की जो परिभाषा दी गई थी वह परिभाषा अस्पष्ट है और उसके साथ क्या है? दोषपूर्ण है, अर्थात गलत है। अब कैसे है? इस बात को यहाँ पर समझाया गया है कि क्यों है, उसका कारण यहाँ पर समझाया है कि उसकी परिभाषा के अनुसार समाज में आज जो एक वर्ग है मजदूर और एक पूंजीपति जो वर्ग है उनके बीच दो स्पष्ट भेद करना क्या नहीं है? निश्चित नहीं है या संभावित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आलोचक यहाँ पर अब एक उदाहरण देते हैं कि इसका एक उदाहरण के माध्यम से क्या कहते हैं, उद्योग में या किसी भी कंपनी में काम करने वाले अनेक मजदूर होते हैं या विभिन्न मजदूर होते हैं। वो मजदूर उस कंपनियों के शेयर में अपनी कुछ पूंजी लगा करके उसके क्या बन जाते हैं? हिस्सेदार बन जाते हैं, उसके पार्टनर बन जाते हैं। अब वो पार्टनर बन गए तो अतिरिक्त मूल्य के रूप में जो लाभ मिलेगा उस उद्योग के माध्यम से उसको ग्रहण करके वो उसके क्या बन जाते हैं? पूंजीपति बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ उस व्यक्ति को किस में शामिल करोगे? उसको आप पूंजीपति कहेंगे या आप उसको मजदूर कहेंगे? उसी प्रकार से फिर एक उदाहरण देते हैं कि एक उद्योग में एक कर्मचारी जो है वो कार्य कर रहा है और प्रति माह के रूप में 1 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त कर रहा है। जिस व्यक्ति का यहाँ पर लिखा है कि न तो उसकी कारखानों में मशीनें हैं और न ही उस व्यक्ति की उस कारखानों में उसकी कोई पूंजी या उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं है। तो यदि उसको अपन मजदूर कहें तो मजदूर शब्द के साथ क्या ये अन्याय नहीं होगा? इसी बात को लेकर के ये 2 नंबर जो आलोचना आती है इसको आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आलोचना आती है वो है कि समाज में केवल 2 वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स अपने विचारों में समाज में केवल कितने वर्ग मानता है? 2 वर्ग मानता है, जिसमें एक वर्ग का नाम क्या है? पूंजीपति, और एक वर्ग का नाम मजदूर वर्ग है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि समाज में भाई 2 वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि समाज में एक तीसरा वर्ग और होता है। समाज में कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं। जिस तीसरे वर्ग का नाम यहाँ पर लिखा है मध्यम वर्ग, और उसी मध्यम वर्ग का आज समाज में क्या है? वर्चस्व है। उसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उच्च लोक सेवा के जो सदस्य हैं, पत्रकार है, आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग की संख्या निरंतर आज समाज में क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन कार्ल मार्क्स इस वर्ग को न मानने से भी इस सिद्धांत की यह क्या कर दी जाती है? आलोचना कर दी जाती है। और उसके बाद लास्ट आलोचना आती है कि मार्क्स की जो क्रांति की धारणा है वो क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। तो कैसे होती है? तो यहाँ पर लिखा है कि वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति को मार्क्स और एंगल्स के बहुत क्या समझा जाता था? निकट। अर्थात ये क्रांति होने वाली थी इस वर्ग के बाद। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स फिर क्या कहता है कि ये क्रांति जो है वो अभी हुई नहीं है। और उसी बात को लेकर के आगे फिर क्या कहता है कि भाई ये क्रांति तो हुई अवश्य है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? किंतु। किंतु का मतलब है लेकिन, आप कह सकते हो कि वह वहां हुई
जहां उसकी होने की सबसे कम क्या थी, आशा थी, कोई कल्पना थी, उसमें हो गई। इस कारण कहा है कि मार्क्स की जो अवधारणा थी, जिस वर्ग में ये क्रांति होनी थी, वो क्रांति से क्या थी, भिन्न थी, जिसके आधार पर भी इस सिद्धांत में यह आलोचना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट विद्यार्थी तीसरा जो सिद्धांत आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसका अपन अध्ययन नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। और इसी के साथ आप विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, धन्यवाद।